तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम। तो आज जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमने कई अप्लायंसेस देखे होंगे, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन। अब देखो वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक आयरन अगर गर्म ना हो तो उसका कोई मेन पर्पज नहीं रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो यूज किया जाता है जनरली उसके हीटिंग इफेक्ट का यूज किया जाता है। जो उसके गर्म होती है उसकी प्लेट्स वो यूज की जाती है कपड़ों को प्रेस करने के लिए, वेपर फ्री करने के लिए। तो उसके अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होगा, फिलामेंट, ठीक है। उसके अंदर जो प्लेट है उसके अंदर एक फिलामेंट डाला जाता है। तो फिलामेंट किस चीज का बना होता है, वो एक अलॉय का बना होगा। और अलॉय भी कौन सी होगी, निकल। निकल एक्चुअली दो चीजों से मिलकर बनती है, निकल प्लस क्रोमियम। निकल एंड क्रोमियम से मिलकर निक्रोम बनेगी। और निकल में एक अलॉय है जिससे कि इलेक्ट्रिक आयरन का फिलामेंट बना जाता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका फिलामेंट भी यहीं से बनेगा। इलेक्ट्रिक हीटर जो देखते हैं उसके अंदर जो फिलामेंट है, जो स्प्रिंग टाइप में वायर होती है, वो किसकी बनाई जाती है, निक्रोम की। अब बात आती है कि अलॉय ही क्यों लिया, कि प्योर मेटल क्यों नहीं ली। क्योंकि यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी होगी हमें, जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा उस चीज के अंदर। दूसरी बात ये आती है, अगर यहाँ पे प्योर मेटल यूज कर लिए हमने तो उसका हीटिंग इफेक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। हमें पता है कि मेटल्स गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने से हीटिंग इफेक्ट कम होगा। तो उसमें क्या होगा कि जो हीटिंग अप्लायंसेस है हमारे वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। इस वजह से क्या किया हमने, अलॉय यूज की। अलॉयज जब बनाते हैं तो उसमें दो तरह की मेटल्स यूज करते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है, आर की वैल्यू बढ़ती है, और आर की वैल्यू बढ़ने से हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है। और हीटिंग इफेक्ट से ये जो अप्लायंसेस, जो हमारे हीटिंग अप्लायंसेस है, वो क्या करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। दूसरी जैसे बात आती है इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ पे भी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो ग्लो करता है, तभी जाके जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो लाइट प्रोड्यूस कर पाता है। तो जैसे हमने देखा होगा बल्ब के अंदर इस तरह से फिलामेंट होता है। फिलामेंट होगा तो ये फिलामेंट किस चीज का बनता है, टंगस्टन का। टंगस्टन मेटल का बनता है। अभी यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे अलॉय यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि बात ये है, देखो यहाँ पे अगर अलॉय यूज करते हैं वो सिर्फ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता, ना कि लाइट। लाइट नहीं होती वहां पे, लाइट डज नॉट प्रोड्यूस। लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज तो हम लाइट एनर्जी के लिए करते हैं। तो इस वजह से टंगस्टन यूज किया, जो कि कम टेम्परेचर पे ही क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट करते हैं। वो उस ग्लोएंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, लाइट देता है। अब बात ये आती है कि सिर्फ टंगस्टन ही क्यों यूज की, दूसरी मेटल क्यों नहीं यूज की। पहली बात तो थी कि इसका हाई रेजिस्टेंस था। सेकंड थिंग क्या थी, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, क्योंकि एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो पिघल भी सकती है वायर। तो ऐसे वायर की जरूरत पड़ेगी जो पिघले ना, वरना पिघलते ही तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा।
तो इससे क्या होगा कि वो जो बल्ब है वो काम नहीं करेगा। इस वजह से हमें एक ऐसी वायर की जरूरत है जो हाई मेल्टिंग पॉइंट रखती है। एंड थर्ड थिंग इज इट इज हाईली डक्टाइल। यानी कि इसकी जो वायर है वो बहुत पतली वायर बनाई जा सकती है। और एक चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये चीज फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस उसमें पढ़े थे कि रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जितनी पतली वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। और पतली वायर का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा डक्टाइल मेटल होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब बात ये आती है कि सबसे ज्यादा डक्टाइल तो यहाँ पे गोल्ड आती है, तो गोल्ड को यूज क्यों नहीं करते? गोल्ड को यूज इसलिए नहीं करते कि रेजिस्टेंस तो उसका ज्यादा हो जाएगा लेकिन उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, पिघल जाएगी इतनी पतली वायर अगर ले ली तो। उसके बाद गोल्ड एक गुड कंडक्टर है, रेजिस्टेंस भी हाई नहीं होता। और रेजिस्टेंस अगर हाई नहीं होगा तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब काम नहीं करेगा। अब कुछ फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आ था हमारे पास। V क्या आता है? डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ पे जो ये डब्ल्यू है ना, ये वर्क डन है, या फिर हम कहें कि एनर्जी की ही एक फॉर्म है। और अगर हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको क्या बोलेंगे, ये हीट प्रोड्यूस। तो यहाँ से अगर W को स्पेसिफाई किया जाए तो W क्या होगा? V क्यू। अब हमने जो यहाँ पे करंट पढ़ा था I इक्वल टू, वो था Q बाई टी। करंट का फार्मूला क्या था? I इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकाली जाएगी तो क्या हो जाएगा? I टी। Q की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो W क्या हो जाएगा? V I टी। और W को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं H से, हीट एनर्जी या हीट प्रोड्यूस। तो फार्मूला हो गया VI टी। ठीक है। अब एक फार्मूला ये होता है, ये फर्स्ट रिजल्ट आया हमारा। अब अगर हम V की जगह IR पुट करते हैं बाय ओम लॉ, V इक्वल टू IR होता है, तो ये वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो H की वैल्यू क्या आएगी? V की जगह IR, तो I स्क्वायर RT होगा इसका फार्मूला। और अगर I की जगह यहाँ से V बाई R पुट होगा तो हीट की वैल्यू क्या आएगी? V की जगह V बाई R, तो V स्क्वायर बाई R टी। तो ये तीन फार्मूले हमारे पास आते हैं हीट प्रोड्यूस। ठीक है, हीट डेवलपमेंट के ये तीन फार्मूले हमारे पास मेनली आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, ये हीट प्रोड्यूस यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा पावर से रिलेटेड। नेक्स्ट होती है पावर। अब क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं कि पावर की जो जनरल डेफिनेशन है वो है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो सिंपल इसका फार्मूला क्या होना चाहिए? पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये होगा। और यहाँ से हम W मीन्स हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी के फार्मूले पीछे H के फार्मूलाज हमने पिछले उसमें पढ़े थे, पिछले टॉपिक में। तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे? W की वैल्यू क्या आएगी? VIT डिवाइड बाई टी। तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर का फार्मूला क्या है? VI। सिंपली अगर V की जगह IR रखते हैं हम तो पावर हो जाएगा V की जगह IR, तो I स्क्वायर R हो जाएगा। और अगर I की जगह V बाई R रखते हैं तो V स्क्वायर बाई R होगा। ठीक है, तो ये पावर के हमारे पास तीन फार्मूले यहाँ पे आ जाते हैं। अब आती है कि यूनिट्स ऑफ हीट डेवलप्ड या फिर वर्क डन की यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट्स आती है एनर्जी की। तो वो चीज़ एक बार डिस्कस करते हैं। पहले पावर के बारे में डिस्कस कर ले थोड़ा सा। पावर की जो SI यूनिट होगी वो वाट होती है।
जेम्स वाट के नाम के पीछे ये यूनिट बनाई, पावर की यूनिट होगी वो वाट होगी। इसका मतलब क्या है वाट का? यहाँ पे 1 वाट को अगर डिफाइन करना हो, 1 वाट कितनी पावर होती है, तो अगर 1 जूल जो विघटन है वो 1 सेकंड में हो रहा है, 1 जूल विघटन 1 सेकंड के लिए अगर होता है तो पावर कितनी होगी? 1 वाट। ठीक है, तो उसके बाद इसमें एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट्स रहेगी। यूनिट्स ऑफ एनर्जी वो क्या होती है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या है? जैसे हमारे जो इलेक्ट्रिक मीटर घरों में होते हैं, वो जो एक यूनिट निकालते हैं, वो एक यूनिट एक्चुअल में किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर के बराबर। अब 1 किलोवाट आवर का एक जनरल सा मीनिंग समझते हैं। 1 किलो मीन्स 1000 वाट आवर, यानी कि 1000 वाट की कोई भी चीज, यानी कि 1000 वाट के अगर अप्लायंसेस 1 घंटे के लिए चलेंगे तो 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी। अगर 1000 वाट के अप्लायंसेस 1 घंटे के लिए चलते हैं, अब इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं। जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये सारी चीजें किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी? ऐसा ही होगी। तो 1000 इंटू में वाट ऐसा यूनिट ही है, लेकिन आवर ऐसा यूनिट नहीं है, सेकंड होती है टाइम की, तभी 1600 सेकंड। ये कितने हो जाएंगे? 3600 सेकंड 1 घंटे में होते, तो यहाँ पे करीबन आ गए ये 36 लाख वाट सेकंड। और वाट सेकंड जो हमारी कंसिडर की जाती है वो जूल में कंसिडर होती है। तो 1 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा? करीबन 36 लाख जूल के बराबर होगा 1 किलोवाट आवर। तो ये था पावर। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो अल्टरनेट मेथड भी है और सिंप्लीफाइड मेथड भी है इसके पास, तो देखते हैं एक बार कैसे होगा। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बल्ब है, ये बल्ब को 100 वाट इज यूज्ड फॉर 40 hours, used for 40 hours, then find energy consumed. क्या है कि एक बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है हमारे पास, वो 40 घंटे चलाएगा तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा ये बताना है। तो यहाँ पे पावर का फार्मूला जनरली हमारा W/T था, हमें W विघटन की वैल्यू निकालनी है, तो विघटन क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। पावर क्या है यहाँ पे? 100 वाट। देखो यहाँ पे अल्टरनेट मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी यूनिट्स दी हुई है वो साथ में लिखनी पड़ेगी। जो भी उसकी यूनिट दी गई है वो इसके साथ में लिखी जाएगी, सिर्फ 100 नहीं लिखना है। उसके बाद टाइम यहाँ पे 40 आवर्स, तो 40 आवर्स भी साथ में जाएगा। एसआई में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें किलोवाट आवर में आंसर निकालना है। तो यहाँ से 100 इंटू 40 4000 हो जाएगा वाट आवर। अब इसको अगर किलो में कन्वर्ट करना, 1000 से डिवाइड करेंगे हम, तो 4000 डिवाइड बाई 1000 किलोवाट आवर, तो कितना आ जाएगा? 4 किलोवाट आवर, या फिर बोल देंगे 4 यूनिट्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें टाइम या फिर पावर की निकालनी आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक बल्ब है जो 5 यूनिट्स कंज्यूम करता है 10 आवर्स के अंदर। एक ऐसा बल्ब है जो 10 आवर्स में 5 यूनिट्स कंज्यूम करता है, उसकी पावर देखा नहीं है। 10 आवर्स में 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स का मतलब क्या है? 5 किलोवाट आवर। ठीक है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है? W/T। W क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 5 किलोवाट आवर। अल्टरनेट मेथड है तो यूनिट्स साथ चलेगी इसके। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ? 10 आवर्स।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, आवर से आवर कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 किलो, किलो को जब ओपन करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5000 वाट डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 500 वाट आंसर आ जाएगा इसका। तो जो बल्ब की पावर होगी वो क्या होगी, 500 वाट। अब टाइम से रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल आता है इसमें, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी पावर है हमारे पास 500 वाट, तो कितने टाइम में वो 10 यूनिट्स कंज्यूम करेगी। ऐसा क्वेश्चन होगा कि 500 वाट की इलेक्ट्रिक आयरन है तो 10 यूनिट कंज्यूम करने में कितना टाइम उसको लगेगा। तो टाइम की वैल्यू निकालने, तो पावर का फार्मूला क्या होगा, W/T। तो T की वैल्यू निकालने तो T उस साइड चला जाएगा और पावर इस साइड आ जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, W/T। वर्णन क्या हो गया यहाँ से, 10 यूनिट्स यानी कि 10 किलोवाट पावर डिवाइड बाय पावर 500 वाट। यहाँ पे वाट से वाट कैंसिल हो जाएगा, इस किलो को बोलते हैं तो 10,000 डिवाइड बाय 500 आवर्स, आवर्स एज इट इज आ गया, तो ये आ जाएगा 20 आवर्स। 20 घंटे में वो 10 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे ये लेसन पूरा का पूरा कवर हो जाता है हमारा, ऑल टॉपिक्स सभी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर होगा। ठीक है, थैंक यू।